फंक्शन के टाइप्स में सबसे पहले प्रीवियस सेशन पे हमने देखा कि सिंपलेस्ट फंक्शंस और कंपोजिट फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव हमें किन रूल्स को अप्लाई करना होता है। 2.5 सेशन इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का है, जिसमें हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ द फंक्शन दोनों डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसको ये डेरिवेटिव के फाइंड करने का तरीका भी देखेंगे। तो इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फादू हुसैन सी से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर आएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियोस मौजूद हैं, विद ईज इन्हें वॉच किया जा सकता है। जबकि इन वीडियोस पे इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग faduhusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीखते रहें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सो द सेशन इज़ ऑल अबाउट द इम्प्लिसिट फंक्शंस और द इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो सिंपल फॉर्म पर अगर मैं बात करूं कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, तो बुक ने बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म पर इसको शो किया है। और मैं अगर बिल्कुल आसान शब्दों में इसको डिफाइन करूं तो एक ऐसा फंक्शन जिसके डिपेंडेंट वैल्यूज उसके एक इंडिपेंडेंट एक्स पर बेस कर। ठीक है, क्या मतलब हुआ? देखो, अगर मैं फंक्शन लिखता हूं y इक्वल टू 2x, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये y जो है वो डिपेंडेंट है x की वैल्यूज पर, जबकि x किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। तो जब y की वैल्यू x पर डिपेंडेंट होती है तो ऐसे फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन या एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ द फंक्शन कहते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इम्प्लिसिट फंक्शन और द फॉर्म। इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 1, यानी x और y की वैल्यू किसी पर डिपेंड नहीं होती, बल्कि जैसे ही यहाँ पर वैल्यूज लिखी जाएगी तो वो इसको प्रूव करेगी कि क्या उसकी वैल्यू 1 के बराबर आ रही है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें कोई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वैल्यूज एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं उसे इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अब इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव की अगर बात की जाए तो अगर मैं यहाँ पर डेरिवेटिव देखूँ तो डेरिवेटिव कहा जा रहा है माइनस एक्स टू पावर -2, क्योंकि ये इस वक्त जो है वो इम्प्लिसिट फॉर्म्स पे है, क्योंकि y के फॉर्म पे लिखा गया है। तो उसका डेरिवेटिव निकालने का आसान सा तरीका ये होगा कि मैं इसको सिंपल फॉर्म पे किस तरह लिख दूं, 1/x² लिख दूं, और उसके बाद उसके डेरिवेटिव का जो भी तरीका होता है वो डेरिवेटिव का निकाला जाएगा, जिस तरह से हमने प्रीवियस सेशन से इन चीज़ों को हम कवर करते हुए आए। अब एग्जाम्पल 1 स्टार्ट होती है जिसमें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू द x है। हम जानते हैं कि अगर x³ दिया जाए मुझे तो मैं डायरेक्टली 3x² के फॉर्म पर इससे निकालूंगा। और जैसे कि आप कमेंट पे भी देख रहे हो लिखा हुआ है वेरिएबल एग्रीज यूज सिंपल पावर रूल, यहाँ पे सिंपल पावर रूल इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह नेक्स्ट में y³ है तो 3y² हो जाएगा, चेन रूल का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, चेन रूल से मुराद यहाँ पर ये है क्योंकि अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चेन रूल यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो dy/dx, ठीक है, और जब मैं इसे u के फॉर्म पे कन्वर्ट करूंगा तो इसके साथ सेकंड पार्ट है नहीं, तो यही वजह है कि इसमें सेकंड वाले पार्ट की जरूरत ही नहीं पड़ रही है जो हमारे पास यहाँ वैल्यू। तो यहाँ चेन रूल लिखा तो गया है, लेकिन चेन रूल पर भी वही रिजल्ट आ रहा है जो सिंपल फॉर्म पर आएगा, क्योंकि चेन रूल को हम प्रेफर ही उसी वक्त करते हैं जब फंक्शन हमारा नेस्टेड फॉर्म पर हो, क्योंकि ये नेस्टेड फॉर्म पर नहीं है और ये अंडरस्टूड है कि अगर नेस्टेड है भी तो 1 है उसके साथ और उसका डेरिवेटिव 0 ही होगा। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। सी में है x+3y। अगर मैं इसे सॉल्व करना शुरू करूँ चेन रूल के रिस्पेक्ट से तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1+3 और 3y को अगर मैं x के रिस्पेक्ट से करूं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सिंपली मैं कह सकता हूं कि द चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ दी 3y इज इक्वल टू 3, और y बार यहाँ पर डेरिवेटिव के फॉर्म को दिखा रहा है कि ये डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। xy² क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म पे प्रोडक्ट फॉर्म लिया मैंने, चेन रूल अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी डेरिवेटिव वैल्यूज आ गई। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें समझने में परेशानी हो रही हो तो इसका मतलब ये है कि आप प्रीवियस सेशन आपने नहीं देखा हो। तो प्रीवियस सेशंस फ्रॉम द स्टार्टिंग चैप्टर 2 अगर आप देख रहे हैं तो एक कॉन्सेप्ट को हमने बुक के मुताबिक लिया हुआ है। किसी भी चीज़ को समझना हमारे लिए आसान रहेगा जब आप उसके प्रीवियस सेशन से उसको फॉलो करते हुए आ रहे हो। ओके, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन जाना, कुछ बेसिक रूल्स को हमने रिकॉल किया। अब आते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की तरफ कि अगर मुझे इम्प्लिसिट फंक्शन दिया जाए तो उसको हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। अभी हमने इम्प्लिसिट पे देखा जिसकी वैल्यूज़ किसी पर डिपेंड नहीं कर रही होती, जबकि एक्सप्लिसिट डिपेंडेंट होती है। अगर आप फंक्शन को देखें y³ + y² -5y -x² इज इक्वल टू -4, ये एक इम्प्लिसिट फॉर्म ऑफ द फंक्शन है। जब मैं इम्प्लिसिट फॉर्म ऑफ द फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूंगा तो डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू द x, यानी दोनों साइड पे मुझे विद रिस्पेक्ट टू द x करना होगा। अगर मैं सिंपल बात करूं कांस्टेंट रूल के मुताबिक तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। और अगर मैं इसे x के रिस्पेक्ट से देखूं तो अब बड़ी अहम प्रॉब्लम है, वो क्या है कि इसमें x एंड y के दोनों टर्म्स हैं। तो हमने इंडिविजुअली y³ y² 5y और -x² को d/dx रिस्पेक्ट से लिखना है, वैसे सिंप्लीफाई पे लिखा गया। अब
वाई क्यूब को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 3y² होगा, लेकिन यहाँ पर x टर्म नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया dy/dx। यहाँ पर भी y² के साथ x नहीं है तो y² का 2y होगा, x के टर्म के लिए dy/dx लिख दिया। 5y की जगह x नहीं है तो सिंपल 5 - 5 हो जाएगा, dy/dx रहेगा। लेकिन ये जो पार्ट है वो d/dx के लिए है, लिहाजा इसका डेरिवेटिव 2x होगा और d/dx कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव का है, इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। तो कलेक्ट dy/dx, इन तीनों में से dy/dx को मैंने कॉमन ले लिया और इस 2x को इस तरफ लेके चला गया। तो क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, dy/dx 3y² + 2y - 5 इज इक्वल टू 2x। ये कॉमन लेने के बाद हो गया। नाउ द स्टेप नंबर 4, सॉल्व फॉर dy/dx बाय डिवाइडिंग बाय 3y² + 2y - 5। यानी हमने डिवाइड कर दिया 3y² से प्लस 2y से -5 से। तो ये कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है डिवाइड होने के बाद वैल्यूज। ठीक है, दोनों साइड से जब मैंने डिवाइड किया तो ये वाली साइड तो बिल्कुल कैंसिल हो गई और यहाँ पर क्या बच गया, इस साइड पे 2x डिवाइड बाय ये वाली वैल्यूज कंप्लीट। तो इसी को तो यहाँ पर लिखकर दिखाया गया। तो टू सी हाउ यू कैन यूज एन implicit derivative, consider the graph shown in a 2.27. From the graph, you can see that y is not a function of x, क्योंकि y जो है x के लिए फंक्शन नहीं है। Even so, the derivative found in example 2 give a formula for the slope of the tangent line at the point on this graph. The slopes at the several point of the graphs are shown below of the graph. So here is the graph now. तो इस ग्राफ पे अगर आप देखो तो सिंपली जो फंक्शन हमें दिया गया था y³ + y² - 5y - x4, वो इस तरह से ग्राफ बना दिया गया। अब पॉइंट ऑफ द ग्राफ्स थे, जैसे पॉइंट ऑफ ग्राफ देखो 2 0 1 - 3 x = 0 1 1, तो 1 1 पे तो ये अनडिफाइन है। तो एक्सप्लिसिट जो फंक्शंस के स्लोप बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं। ठीक है, तो दिस हैज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस, यानी इस बेस से हमें ये पता चला कि जब ये फंक्शन था और इस पे हमने गौर किया कि ये फंक्शन किस फॉर्म का है, तो हमने कहा कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है और इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर एक्स वाई दोनों हो सकते हैं। हम एक्स को डेरिवेट ज़रूर करते हैं, वाई को भी करते हैं, लेकिन उसके साथ dy/dx को लिखा जाता है क्योंकि एक्स टर्म वहाँ पर नहीं होती। और उस dy/dx को ख़त्म करने के लिए हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स यूज़ करने होते हैं लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट के मुताबिक, जैसे मैंने 3y² + 2y - 5 से डिवाइड करते हुए उसे कैंसिल किया एंड द लास्ट वैल्यू विल बी द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, और उसे हमने प्लॉट करके भी देखा। होप यू अंडरस्टैंड कि एक्सप्लिसिट फंक्शन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। आगे चलेंगे, कुछ टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज़ किया गया। एज वी नो डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, उनके ज़रिए से हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। और अभी हमारा टारगेट ये है कि हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक्सप्लिसिट की मजीद एग्जाम्पल्स हैं x² + y², ठीक है, जो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है x² + y² 1, x + y² = 1। ठीक है, इसके कुछ सोल्यूशंस के लिए यहाँ पर ग्राफ मौजूद है। जैसे आप देख रहे हो कि A B C तीनों के लिए ग्राफ दिखाया गया है। जब कोई भी चीज़ ग्राफ पे दिखाई जाती है तो वेरी सिंपल उसे समझना होता है। x² + y² को ये प्लॉट किया गया और ये कोऑर्डिनेट है 0 0 का। ये सर्कल का है क्योंकि ये x² + y² = 1 है, तो ये 1 इसकी वैल्यूज़ है। और ये है हमारा x + y², जिसके कोऑर्डिनेट्स जहाँ पर ये x एक्सिस को कट कर रहा है वो उसकी ये वैल्यूज़ है। और यहाँ पर ये 2 एक्सिस की कट वैल्यूज़ है जिसे क्लोज इंटरवल से दिखाया जा रहा है। अब इसके सोल्यूशन को समझते हैं A B C के रिस्पेक्ट से, जो कि क्वेश्चन में मौजूद था। तो फर्स्ट, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इज अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, ग्राफ के मुताबिक सिंगल पॉइंट अभी हमने देखा फर्स्ट पे। सो इट डजंट डिफाइन y एज अ डिफरेंशिएट फंक्शन ऑफ x, यानी ये डिफाइन नहीं कर सकेगा y को विद रिस्पेक्ट टू द x। B में क्या कहा जा रहा है, यही वजह कि यहाँ पर इस तरह से पॉइंट दिखाए गए हैं। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस इज अ यूनिट सर्कल। ठीक है, यूनिट सर्कल के फॉर्म पे ये ग्राफ मौजूद है, सेंटर्ड एट 0.0। द अपर साइड सेमी सर्कल इज गिवन बाय द डिफरेंशिएबल फंक्शन, सो y = 1 - x होल टू पावर 1/2 और स्क्वायर रूट, जिसके जो रेंज वैल्यूज बनेगी वो -1 से +1 के दरमियान होगी। एंड द लोअर सेमी सर्कल की जो रेंज होगी वो माइनस के साथ होगी और इसकी रेंज भी -1 से +1 के दरमियान होगी। जबकि थर्ड जो है वो अपर हाफ ऑफ द पैराबोला है, क्योंकि ये इस तरह से आप देखो तो ये पैराबोला को इस तरह से प्लॉट कर रहा है। ठीक, अपर एंड लोअर। तो अपर को y = 1/x, जबकि x की वैल्यू लेस देन होगी। x की वैल्यू लेस देन होगी नेगेटिव के साथ, अगर ये होगा तो ये लोअर पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि एट द पॉइंट 1 0 द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज अनडिफाइंड। तो जब 1 0 है वहाँ पर ग्राफ की वैल्यू अनडिफाइंड है, क्योंकि जब ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन पर आती है तो वहाँ पर हमें स्लोप की वैल्यू एक्चुअल नहीं मिल पा रही होती। वो विल अंडरस्टैंड कि एक्सप्लिसिट फंक्शंस जब हमें दिया जाता है तो हम उसे किस तरह से सॉल्व कर रहे होते हैं, और जब विजुअलाइजेशन पे फंक्शन बना लिया जाए तो उसे समझना और भी आसान रहता है। इसी तरह डिटरमाइनिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू अ ग्राफ x² + 4y² इज इक्वल टू 4। मुझे इसका स्लोप मालूम करना है फॉर द टेंजेंट लाइन, जबकि जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं √2
एंड -1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, जो कि एग्जाम्पल्स में भी 2.29 पे दिखाया जा रहा है जो फिगर एग्जाम्पल है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ x² + 4y का, तो इस बिहाफ ऑफ दिस जो अभी हमने एग्जाम्पल भी करके देखी, ये 2x हो गया, क्योंकि ये y टर्म के साथ है तो मैं 8y लिखूंगा, जबकि 4 का 0 हो गया। अब मुझे इस टर्म को खत्म करना है dy/dx, तो क्या मैं इसे सॉल्व करके सिंप्लीफाई मैनर पे इस तरह से लिख सकता हूँ, यानी dy/dx ये हो गया -2x 8y, यानी 8y से मैंने डिवाइड कर दिया बोथ साइड पे। जब बोथ साइड पे किया तो ये चीज़ कैंसिल हो गई और यहाँ पे -2x/8y आ गया, क्योंकि ये इस तरफ आ गई वैल्यू, तो 2 and 2 ये 4 आ गया, तो ये वैल्यूज आ गई -x/4, -x/4y आ गई। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू जब मैंने फिट की तो अब वैल्यूज मिल रही है हमें 1/2। तो इवैल्यूएट dy/dx व्हेन x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड y इक्वल टू -1/स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस बिहाफ पर हमें जो वैल्यूज मिल रही है वो उसकी क्या मिल रही है, हाफ मिल रही है, दैट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन बेस्ड ऑन दिस फंक्शन। To see the beneficent, try doing example 4 using the explicit function y equal to 1/2 square root of 4 minus x square। तो explicit function के जरिए से आप यह कर सकते हैं, लेकिन explicit पे जब आएंगे तो हम उसे मजीद बेहतर तरीके से देखेंगे। इसी तरह से another examples यहाँ पर मौजूद है जो implicit functions को represent कर रही है। आई एम श्योर कि इस functions को आप उसी example के साथ देखकर भी समझ सकते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व हो रही है। सेम एग्जाम्पल सेम लॉजिक के साथ की जा रही है जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देखा था। डिटरमाइनिंग द डिफरेंशिएबल फंक्शन, इसके लिए भी हमारे पास sin x² या सिंपल sin x का फंक्शन मौजूद है और इसके ज़रिए से सॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि जो इनिशियली फंक्शन दिया गया है अगर आप यहाँ पर देखो तो वो है sin y इक्वल टू x। ठीक है, तो sin y इक्वल टू x दिया गया है और कहा जा रहा है कि फाइंड dy/dx implicitly for that equation, then find the largest interval of the form where y is greater than -1 and less than a, on which a is differentiable function of x according to the diagram or the figure of 2.31। अगर आप 2.31 को देखें तो ये sin y का फंक्शन है जो कर्व के साथ होता है, और एज वी नो जो cos होता है वो कोन की शेप बना रहा होता है, और उसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं 1,π/2 है। तो जब मैं y के रिस्पेक्ट से इसे करूँगा तो sin y का cos y तो होगा, लेकिन dy/dx वैसे ही रहेगा, जबकि ये x का 1 हो जाएगा। अब मुझे cos x को ख़त्म करना था तो डिवाइड किया, तो dy/dx की वैल्यू आ गई 1/cos, और उसके बाद उसमें इंटरवल की वैल्यू अप्लाई की गई, एंड फाइनली जो हमारे पास इसका कंक्लूजन या फिर डेरिवेटिव फॉर्म आया वो आया 1/1 माइनस x² स्क्वायर रूट। होप यू विल अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। The next one, finding the derivative, second derivative of the implicit function or the implicitly, उसके लिए हमें क्या करना होता है, सिंपल जैसे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव एक सिंपल फंक्शन का निकाला है, बिल्कुल उसी रूल के मुताबिक जो है वो इम्प्लिसिट फंक्शंस का भी निकाला जाएगा। एग्जांपल हमारे पास x² + y² इक्वल टू 25 की है, देखने के बाद हमें समझ में आ गया ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, हमें सेकंड डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है। तो सेकंड का मतलब है कि पहले फर्स्ट करूँगा तभी मैं सेकंड कर सकूँगा। तो फर्स्ट के लिए हमने 2x + 2y लिखा, जब मैं 2x का डेरिवेटिव निकालूंगा तो सिंपल 2 आ जाएगा, जबकि 2y का भी 2 ही आएगा लेकिन dy/dx के साथ। तो 2 से मैं डिवाइड करूंगा, तो 2 से डिवाइड करने के बाद वैल्यूज़ आ जाएगी, y से डिवाइड करूंगा 2y के साथ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जबकि -x/y हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। अब जब ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है हमारा, तो मैं इसमें कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फिट करता हूँ, तो वैल्यूज़ आ जाती है 3/4। ठीक है, जबकि कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आप देखें तो -3 और 4 अप्लाई किए गए। अभी तक सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकाला गया है, बल्कि फर्स्ट पे ही यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स फिल करके वैल्यूज़ दिखा दी गई। अब सेकंड के लिए मुझे इसी फॉर्म को यूज़ करना होगा जो हमने फार्मूले के मुताबिक देखा है। तो फार्मूले के मुताबिक सेकंड डेरिवेटिव मालूम करने का तरीका ये है, हम उसी फर्स्ट डेरिवेटिव के फॉर्म को लेंगे। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो फंक्शन है हमारा यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव को, राइट। तो ये है -x/y। तो क्या हमने ये रूल पढ़ा है कि जब x/y वैल्यू होती है तो हम उसमें क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं, और क्वोशंट का फॉर्मूला प्रोडक्ट के साथ ही होता है, लेकिन फ़र्क होता है कि यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाता है और डिवाइड y के स्क्वायर के साथ करते हैं। सेम लॉजिक के साथ यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी मैंने, और वैल्यूज़ को जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई -y² + x² डिवाइड बाय y³, और y³ में जब वैल्यूज़ को फिट किया गया, क्योंकि y² + x² की वैल्यू 25 थी, ये यही है ना भाई 25 है, तो इनकी दोनों की जगह मैं 25 लिख सकता हूँ माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ पर माइनस मौजूद था। अब कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू -3 और 4 मैंने अप्लाई किया तो वैल्यूज़ आ गई -25/64। द बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज दिस अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट ऑफ -3 और 4।
होप यू अंडरस्टैंड। कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू होगी वहाँ पर वो अप्लाई करेंगे। एंड सिमिलरली द अनदर एग्जांपल फाइंडिंग द टेंजेंट लाइन ऑफ द ग्राफ। जब आप टेंजेंट लाइन ऑफ द ग्राफ मालूम करते हैं, जबकि फंक्शंस जो आपको दिया जाए वो या तो इम्प्लिसिट हो या एक्सप्लिसिट हो, तो फाइंड द टेंजेंट लाइन ऑफ द ग्राफ गिवन बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एट द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स दीज स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 2 एस शोन 2.32। तो ये ग्राफ यहाँ पर दिखाया जा रहा है और जो टेंजेंट पॉइंट है वो ये है। तो इससे हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले तो मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना होगा। सेम लॉजिक के साथ हमने डेरिवेटिव निकाली। ये वाई स्क्वायर यहाँ पर मौजूद है, प्लस के साथ यहाँ पर लेकर आऊँगा माइनस, ये सिंपल फॉर्म बन गया। मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त ये इम्प्लिसिट फॉर्म पे रिप्रेजेंट हो रहा है फंक्शन, ठीक है। और सेम डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म पे सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव में कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू अप्लाई की, सिंप्लीफाई किया, इसकी वैल्यू 3 आ गई। एंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट बेस्ड ऑन द टेंजेंट लाइन जो हमारी बनी वो ये बनी, और इसे हम सिंप्लीफाई करके y इक्वल टू 3x माइनस अंडर रूट ऑफ 2 लिख सकते हैं। दैट इज शोन इन दिस डायग्राम एज वेल। सो दैट्स ऑल अबाउट द डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन रूल्स, जिसमें हमने देखा कि बेस्ड ऑन द रूल इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है। जब भी हमें कोई नॉर्मल फंक्शन दिया जाता है तो वो एक्सप्लिसिट होता है, जबकि इम्प्लिसिट फंक्शंस को इस सेशन पे हमने क्लियरली जाना, क्योंकि इस सेशन का नाम ही हमारे डिफरेंशिएशन ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शंस था या इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन था, और हमने एक एक पॉइंट को डिस्कस किया जो कि बुक में मौजूद थी। होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। लेकिन फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन को मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को एक से ज़्यादा दफ़ा देखें, क्योंकि सम टाइम देखते वक्त चीज़ों को रिकॉल करना या अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अगर आप प्रीवियसली वीडियोस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो यकीनी तौर पे टॉपिक को समझना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो फ्रॉम द स्टार्टिंग तमाम वीडियोस को देखें। फिर भी कोई सवाल है मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं, कोशिश करूँगा उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करूँ। इसी तरह से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत होती है, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं। सी यू देयर।